नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। अनोखे सितारों के इस एपिसोड में हम आपको उन चेहरों से मिलाते हैं जो अपने कर्म और कर्तव्यों से देश में और समाज में एक अलग पहचान बनाते हैं। आज हमारे साथ लखनऊ की एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जो आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है। आइए उनसे रूबरू होते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर में वर्षा जी। वर्षा जी, मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहूंगी कि आखिर वर्षा वर्मा है कौन और आयरन लेडी के नाम से राजधानी लखनऊ में कैसे आप इतनी फेमस हुई? बिल्कुल, शुक्रिया रागनी आपका। वर्षा जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि एक बहाव है, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस ढाल में ढल जाती है। तो समाज में मैंने देखा कि जिन जिन वक्त पे जिन चीज़ों की आवश्यकता मेरे पूरा करने से चीज़ें हो सकती थी, उस रूप में मैंने अपने आप को ढाला। और एक अलग अलग पड़ाव हैं हमारे, और जिन जिन सेवाओं से हम समाज के लिए कुछ कर सकते थे तो वो करने की पूरी कोशिश की है। आप आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं। लखनऊ में आपने एक अलग पहचान बनाई है। आपके कर्मों और कर्तव्यों की बात करी जाए तो कोई एक दो काम नहीं है आपके जिनको गिनाया जाए। आप बहुत सारे काम कर सकती हैं। अगर मैं काउंट करना शुरू कर दूं, आप एक समाज सेविका हैं, आप ब्लड डोनेट करती हैं, और सबसे बेहतरीन काम जो एक समय आया था पेंडेमिक कोविड में, जब लोग अपनों से दूर हो रहे थे, तब आपने एक अलग राह चुनी और अलग काम करके देश में दिखाया। क्या था वो काम, जरा हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, जो भी आपने एक टाइटल यूज़ किया आयरन लेडी का, तो मुझे लगता है कि जो जनता की जो मोहब्बत थी उस समय की या अभी की, और जो जनता ने मुझे नाम दिया आयरन लेडी का, वो शायद इसलिए था क्योंकि एक ऐसा कार्य निरंतर चलता आ रहा है पिछले 6 वर्षों से, जो महिलाएं करने से डरती हैं या नहीं करने दिया जाता है महिलाओं को। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे क्रिमेशन सेंटर पे नहीं जाने दिया जाता है। माना जाता है कि महिलाओं का जो मन होता है वो कोमल होता है, वो इन सब चीज़ों को नहीं देख पाएंगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक महिला से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है इस पूरी धरती में, जो महिला कर सकती है। बाकी लोग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें शायद सोचने का, समझने का मौका चाहिए होता है। और एक महिला जननी होती है। जब प्रभु ने स्वयं हमें एक सबसे बड़ी सृष्टि को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जब एक महिला को दी है, तो मुझे लगता है उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। महिला हर वो काम कर सकती है। और अगर पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी कोई प्रथा चली आ रही है जिसमें आपको लगता है कि सुधार की ज़रूरत है, तो बस उस सुधार के लिए मुझे लगता है कि पहल कर लेनी चाहिए। और एक छोटी सी पहल मैंने वही की, जिस समय लोग अपने घर वालों को छोड़ करके अस्पतालों में छोड़ करके चले जा रहे थे, रिश्ते जहाँ पर बहुत छोटे हो गए थे और कोरोना का डर जहाँ बहुत बड़ा हो गया था, अपनी जान के पीछे भाग रहे थे, बिल्कुल, वहाँ पे कोरोना का डर इतना बड़ा था, उस डर पे मुझे विजय प्राप्त करनी थी। और एक छोटी सी जो बात थी जो लोग नहीं समझ रहे थे, कोरोना जितना फिजिकली आपके ऊपर अटैक कर रहा था, उससे कहीं ज़्यादा आपके मेंटली अटैक कर रहा था। और जिस भी व्यक्ति ने मेंटली अगर अपने आप को मजबूत कर लिया था, फाइट कर लिया, मजबूत कर लिया, तो फिजिकली आराम से झेल सकता था। तो बस मैंने भी अपने आप को मेंटली मजबूत किया था और मैदान पर मैं उतर गई थी, बहुत कुछ बिना सोचे समझे। शायद सोचते समझते तो शायद हम भी डरे हुए होते, शायद आप भी आज यहाँ ना होती। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद ही ये मुझे जो आयरन लेडी का जो टाइटल मिला है वो उसके बाद से ही मिला है। तो आपने क्रिमिनेशन किया उस दौरान जब लोग अपनों की बॉडी तक नहीं पहुंच पा रहे थे और छूने से डर रहे थे, चाहे वो कोई भी रिश्ता रहा हो, माँ बाप का रिश्ता रहा हो, भाई बहन का रिश्ता रहा हो, पति पत्नी का रिश्ता रहा हो, इवन बच्चों का भी रिश्ता रहा हो, तब भी लोग डेड बॉडी के पास जाने से डर रहे थे। उस दौरान आपने डेड बॉडीज़ का क्रिमिनेशन किया। इतना अच्छा पुण्य जिसको कहेंगे, लोगों की आखिरी इच्छा होती है कि अंतिम विदाई जो है वो उनको अपने अपने दे, लेकिन उस दौरान ऐसा हो रहा था कि लोग अपने जा ही नहीं रहे थे। आपने कितनी डेड बॉडीज़ का क्रिमिनेशन अब तक किया? अब तक 4,500 का आंकड़ा पूरा हो चुका है। और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि जिस समय रिश्ते अपने मायने खो रहे थे, जहाँ पर रिश्ते मर रहे थे, जहाँ पर लोग अपनों से भाग रहे थे, एक प्रभु ने मुझे उन सेवाओं के लिए चुना। तो इस बारे में तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि प्रभु ने एक ऐसी सेवाएं दी जो
मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई भी दूसरा व्यक्ति कर पा रहा होगा। तो प्रभु की एक असीम कृपा सदैव बनी रही है हमारे ऊपर, चाहे वो पिछले 10 साल से पहले की हो या 10 साल के बाद की हो। निरंतर मैं वो सारी चीज़ें कर पाती हूँ अपनी लाइफ में जो मुझे चाहिए होती हैं। तो आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी पहल कोविड में करी। लेकिन सबसे अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जब लोग दूर हो रहे थे लोगों से, तो आपकी फैमिली ने इस काम को लेकर आपका सपोर्ट किया या आपका विरोध किया? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जब मैं एक मनुष्य हूं और आप जब अपने चारों ओर देखते हैं कि एक भयावह मंजर है, एक न सिर्फ आपके परिवार की वो त्रासदी थी, न वो सिर्फ समाज की त्रासदी थी, शहर की त्रासदी थी, वो पूरे देश की त्रासदी थी, पूरी दुनिया की त्रासदी थी। और जब पूरी दुनिया पे कोई एक मुसीबत आन पड़ती है और आप रो कर या किसी डर की वजह से आप घर में छुप करके बैठ जाएं, वो एक वो हो सकता था पॉइंट। और एक ये हो सकता था कि सर पे आप कफन बांध लीजिए और एक अपने इरादे मजबूत कीजिए और अपने, और बिल्कुल झांसी की रानी, हम एक टाइटल दे सकते हैं कि झांसी की रानी बन करके आप उन चीज़ों का सामना कीजिए और डर के आगे अपनी जीत को कायम कीजिए, तब है ज़िंदगी का मज़ा। डर करके घर में बैठ जाने में ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। एक ही लाइफ मिली है आपको। तो मेरा एटीट्यूड कुछ इसी तरह का है। और जो मेरे जानने वाले लोग हैं वो मुझे शुरू से जानते हैं कि मैंने आज तक शायद कभी कोई चीज़ नॉर्मल की हो। नॉर्मल थिंग्स आर वेरी बोरिंग फॉर मी। तो ये एक चैलेंज एक्सेप्ट करना, डिफरेंट करना, ये मेरे ब्लड में था और उन्हीं चीज़ों पे निरंतर ये अंजाम देते आ रहे हैं और चीज़ें बड़ी होती जा रही हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि डर है कि आगे जो है हमेशा जीत ही होती है। वहीं अगर बात करी जाए कि आपने इतनी बड़ी एक जो देश की, जब कोविड चल रहा था उस दौरान आपने ये पहल करी, उसी के साथ अगर बात करी जाए आपकी पर्सनल लाइफ की, तो आप सिर्फ इस दौरान ही नहीं आगे आई, इससे पहले भी आप एक समाज सेविका के रूप में दुनिया के सामने। बिल्कुल, मेरी जो संस्था का जो टैगलाइन है वो कुछ इस तरह से है कि किसी भी वास्तविक सेवा के लिए आप संपर्क करें। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति बंध के समाज सेवा कैसे कर सकता है। ये मेरा अपना सिर्फ थिंकिंग है, मे बी आई एम रॉन्ग। एक मुझे नहीं बंधना पसंद है, किसी भी दायरे में बंध नहीं सकती मैं। तो मैंने एक ओपन रखा है सारी चीज़ें कि किसी भी वास्तविक चीज़ों के लिए आपका इंसान संपर्क कर सकता है। हो सकता है मैं एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही होती और मेडिकल वाले को देख करके मेरा मन बड़ा द्रवित हो जाता और मैं अपने आप को जीवन भर माफ़ नहीं कर पाती कि मैंने आज मेडिकल वाले बंदे को देखा जिसको मैं मदद कर सकती थी, नहीं कर पाई। तो मैंने बांधा नहीं अपनी सेवाओं को, ये बिल्कुल ओपन है। और जैसा कि टैगलाइन है कि आप किसी भी वास्तविक सेवा के लिए संपर्क करें, तो उसमें मेडिकल लाइन भी आ जाती है, उसमें एजुकेशन सेक्टर भी आ जाता है। किसी को रोज़गार चाहिए होता है तो उसको रोज़गार भी हम लोग छोटे छोटे रोज़गारों से जोड़ देते हैं। कुछ परिवार ऐसे होते हैं, और ख़ासकर इसकी गिनती जो है कोरोना के बाद से बढ़ गई है, जिनमें कमाने खाने वाले लोग, जो कमाने वाला जो व्यक्ति होता है वो नहीं रह जाते हैं, या बुज़ुर्ग दंपत्ति रह गए हैं, बच्चे बाहर हैं और यहाँ पे उनकी स्थिति बिगड़ी हुई है। तो उनको अगर निरंतर राशन की, दवाइयों की या मेडिकल फैसिलिटी, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो इस तरह से हम लोग पर्सनली भी, मेरा एकमात्र इकलौता नंबर है जो इंटरनेशनल लेवल पे मेरा जो वायरल है, चाहे वो वृद्धाश्रम में किसी भी तरह की नीड हो, मेरा नंबर वृद्धाश्रमों में चस्पा है, मॉर्चरी के बाहर चस्पा है, अस्पतालों में चस्पा है, थानों पे चस्पा है। तो कहीं से किसी को कोई भी रिक्वायरमेंट आती है किसी भी तरह की, तो वो डायरेक्टली मुझे कॉल करते हैं। मतलब आपकी जो संस्था है उसने किसी एक दायरे में अपने आप को बांधे नहीं रखा है, और हर तरफ से जो भी जिसको जो ज़रूरत हो वो आपकी संस्था तक डेफिनेटली। और मैं आपको बताऊं, जो इस समय की जो सबसे बड़ी और सबसे रेयर सेवा चल रही है वो ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी एम्बुलेंस सर्विसेज हैं और शव वाहन चलते हैं, जिसको मैंने अलग अलग पार्ट में बांट रखा है। 2 गाड़ियां हमारी बाहर, चूँकि लखनऊ इज़ अ मेडिकल हब, तो यहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। बाहर बहुत जो बड़ी गंभीर बीमारियों से जो लोग जूझ रहे होते हैं, उनका इलाज कराते
जाते हैं, किसी का घर बिक जाता है, किसी के खेत, किसी की दुकानें बिक जाती हैं, वो बिल्कुल खाली हो जाते हैं। तो दो कंडीशन होती हैं, या तो उनका जो पेशेंट होता है वो ठीक हो जाता है, एक समय पे नहीं ठीक हो पाता है, तो ठीक हो पाता है उसको भी वापस घर जाने के लिए एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है, और नहीं ठीक हो पाता है तो शव अगर डेथ हो जाती है तो शव ले जाने के लिए शव वाहन की ज़रूरत है। अक्सर इस तरीके की तस्वीरें देखते हैं कि लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा तो रही वो है, घर से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर डेड बॉडी को वो छोड़ के भाग जाते हैं। क्या कभी ये जो सवाल आते हैं, जो अखबारों में आते हैं, जिनकी सनसनीखेज खबरें बनती हैं, क्या कभी किसी ने सोचा है कि इसका जड़ क्या है, क्यों लोग छोड़ के भाग जाते हैं? जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का एक लंबा समय अपनों के साथ बिताया होता है, वो क्यों क्षण भर में छोड़ के भाग जाता है? उसके पास नहीं, हम व्यवस्थाओं को नहीं कह सकते। सी अभी हमारा जो भारत देश है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला है, तो अगर हम सिर्फ समाज को या नेताओं को या किसी को भी बैठ करके कोसे, वो ठीक नहीं है। मुझे सबसे पहले ये लगता है कि समाज के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है, मैंने क्या किया है समाज के लिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो छोटी छोटी सेवाओं से मैं जुड़ी हूँ, सिर्फ इसीलिए जुड़े भी हुए हैं, और लोगों को मैं चाहती हूँ निरंतर ये सेवाएं मिलती रहें। इसका बेसिक रीज़न ये होता है कि इंसान गरीब है और वो बीमारी के बाद टूट जाता है। मैंने बताया जैसे कि नौकरी छूट गई, ये हो गए सारी चीज़ें, तो जब उसके पास पैसे है ही नहीं। अच्छा, गाँव में ना प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि वापस शव आएगा, ये नहीं कि अगर डेथ हो गई है तो आप यहीं शहर में उसको क्रिमेट कर देंगे, तो फिर गाँव वाले, हाँ, गाँव वालों में थोड़ा सा ये आज भी वो बहुत ज़्यादा टफ है चीज़ें। तो एक उनके ऊपर वो मेंटली प्रेशर रहता है कि वो कैसे ले जाएं। उस छोटे से प्रेशर को दूर करने के लिए ये सेवाएं हमारी चली हुई हैं, और प्रभु की इतनी कृपा है कि निरंतर, और यहाँ पे जो लोग हमें जो सुन रहे हैं, जो जानते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, उन सभी लोगों को मैं इनफैक्ट आपके चैनल के थ्रू थैंक यू भी कहना चाहती हूँ कि उन सब के आशीर्वाद से, उन सब की ब्लेसिंग से, उन सब के सपोर्ट से ही ये सारी चीज़ें हो पा रही, वरना एक अकेला इंसान क्या कर सकता है? अकेला इंसान तो नहीं कुछ कर सकता। बात सही है आपकी, लेकिन अगर जिस तरीके से बात करी जाए कि सुना है हमने जब आप टीन एज में थी अपने, तभी से आप समाज सेवा कर रही हैं। बिल्कुल। एक परिवार में जब बच्चे होते हैं, हम 4 भाई बहन थे, और क्या होता था कि जब हम लोग स्कूल से आते थे, स्कूल से आने के बाद में मम्मी खाना परोसती, नॉर्मली यही हर घर में होता है, बस्ता रखते हैं हम लोग, खाना खाते हैं और खेलने भाग जाते हैं, या मम्मी ठोक पीट के सुला देती है। तो ठोक पीट के सुलाने वाला सिस्टम आज का है, पहले नहीं सुलाया जाता था। मुझे लगता है हम लोग खेलने ही भागते थे। तो उस समय वो जो हमारा खेलने का समय रहता था, एक पता नहीं क्या जुनून था, क्या दिमाग में था। शायद मैंने अपने पेरेंट्स को हमेशा एक अच्छे कार्यों में देखा, एक अच्छे सेवा भाव में देखा, कि मैंने परिवार में ये सारी चीज़ें देखी, उन्हीं से ये चीज़ें हमारे भी ब्लड में आई। तो जो हमारे घर के पास का जो एक सरकारी अस्पताल, जैसे कि लखनऊ में मेडिकल कॉलेज हमारे घर के पास में है, मेडिकल कॉलेज भाग जाते थे छोटी छोटी सेवाएं देने। पैसे नहीं होते थे, हेल्पिंग हैंड नहीं होता था, पता भी नहीं होता था, इन सब चीज़ों का मायने नहीं पता होती थी। तो क्या करते थे, जैसे किसी के पैर दबा दिया, या किसी की रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लिया, किसी के लिए जूस ले आए। उस जूस के लिए जब मैं उस समय 10 रुपये किसी से मांगती थी कि लाइए मैं आपके पेशेंट के लिए जूस ला दूँ बाहर से, आप अपने पेशेंट के पास बैठिए, उस समय एक शक की निगाहें मेरे ऊपर रहती थी कि ये लड़की 10 रुपये ना लेके भाग जाए। तो वो फेज़ भी था। और अब मुझे लगता है कि बड़े से बड़े एक स्कूल की फ़ीस भरने के लिए या बड़े से बड़े ऑपरेशन कराने के लिए अब हमारा NGO सक्षम है। तो सीधा सीधा मैं कहती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ, और ये सारी चीज़ें सबकी कृपा से हो रही हैं। क्या उम्र रही होगी जब आप ऐसे लोगों की मदद करती थी, जब घर से निकल? शायद मुझे लगता है 13 या 14 वर्ष की आयु रही होगी। और क्या आपके भाई बहनों ने भी इसमें सपोर्ट किया, या फिर सिर्फ अकेले ही आप ये बीड़ा उठाकर चलते? अस्पताल तो मैं नहीं कहूँगी कि मेरे साथ कोई जाता था। मुझे उस समय क्राइटेरिया नहीं पता होता था, तो मैं उस समय किसी अखबार में, उस समय सोशल नेटवर्क का नई चीज़ें होती थी, सोशल मीडिया नहीं होता था उन दिनों में, तो अखबार में कोई ब्लड की रिक्वायरमेंट, या एक बार आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं छोटी थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी, लेकिन मैंने किडनी की रिक्वायरमेंट अखबार में पढ़ी थी, और मम्मी से मैं झूठ बोल करके अस्पताल गई थी कि आज तो हम शाम को वापस आएंगे किडनी डोनेट करके। मुझे नहीं पता था कि नॉर्मली आप ऐसे किडनी नहीं डोनेट कर सकते हैं, पेरेंट्स का कंसर्न लेटर चाहिए होता है, उम्र होती है, ब्लड का बाकी सारी जांचें होती हैं, कुछ नहीं पता
पता था, बस एक जज्बा था। तो जो इंसान एक बचपन में किडनी डोनेट करने का सोच सकता है, और ख़ासकर वो बच्चा जो एक खिलाड़ी था, उसको दिन भर फिजिकल एक्टिविटी में जुड़ा रहना पड़ता था, मैं एनर्जेटिक थी, स्कूल जाती थी, मुझे लगता है शायद 10 से 12 किलोमीटर मेरा स्कूल दूरी पे था और मैं साइकिल से जाती थी, तो सारा दिन मेरा एनर्जी से रिलेटेड सारी चीज़ें होती थी। उस समय अगर वो जज्बा था तो किडनी डोनेट करने का, तो अब तो खैर बहुत समय हो गया है, लंबे मुझे लगता है 30-35 साल हो गए मुझे इन सारी सेवाओं में, तो अब तो वो जज्बा बहुत बड़ा हो गया है। जैसा कि आपने कहा कि आपकी संस्था जो है वो किसी एक कार्य के लिए बाध्य नहीं है, वहीं अगर बात करी जाए तो आप भी जो है किसी एक चीज़ पर नहीं टिकी हैं। आप बात करें तो आप जूडो प्लेयर भी हैं, आप बात करें तो आप एक समाज सेवी भी हैं, और साथ ही साथ आपने बहुत सारे काम किए हैं, ब्लड डोनर भी हैं, और भी कई चीज़ें आपने करी हैं। तो उन पर एक बार ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं कि और क्या क्या इस फहरिस्त में जुड़ा हुआ है। देखिए, ये एक चेन की तरह रहा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि बहुत कुछ अलग से कुछ लाओ, सोच समझ के कि बाहर से कुछ ऐसा ला करके इस मटेरियल में कुछ मिक्स किया जाए। कुछ ऐसा बाहर से मिक्सिंग नहीं है, सब इंटरनल है। अब आप ये सोचिए, जो मैंने बचपन में जूडो सीखा उसको मैंने सिर्फ ख़त्म नहीं होने दिया, चीज़ें वहीं ख़त्म भी हो सकती थी, उसको मैंने बढ़ाया। किन रूपों में समाज की सेवा में इसको किस रूप में दिया। जो आजकल बच्चियां परेशान हैं, जो बैड टच, गुड टच, या जो अपनी सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग होती है, मैं स्कूलों में, कॉलेजेस में जो लोग मुझे अप्रोच करते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जा करके उनको, बच्चियों को इस तरह की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, आत्म सुरक्षा के गुण में जा करके सिखाती हूँ। तो ये कुछ बाहर से बहुत किया नहीं है, जो मेरा बचपन का था बस उसको सिर्फ कंटिन्यूटी में रखा है। ये एक सोच की बात है कि मैंने उन चीज़ों को ख़त्म, कोई अपने आप में, आपके अंदर कोई एक छोटा सा हुनर है, आप उसको ख़त्म कर दीजिए या उसको बढ़ा करके बांट दीजिए। तो मैंने क्या किया, सिंपल उसको बढ़ा करके बांट दिया है। पॉज नहीं मारा, आप प्ले बटन चालू रहा आपका और हर तरफ आप बिल्कुल। तो जो अभी आप हमारे, चाहे जो आप मीडिया से रिलेटेड जो भी मैंने अपनी लाइफ में किया, साहित्य से रिलेटेड जो भी किया, जो मैं केस करती हूँ, जो मेरे दिल को झकझोर देते हैं केसेस, या जो मैं समाज में दिन प्रतिदिन जो चीज़ें देखती हूँ, उन चीज़ों को शाम को कलम के थ्रू एक कोरे कागज़ पर उतार देती हूँ। तो उसका परिणाम ये होता है कि वो उसने धीरे धीरे किताबों का रूप ले लिया। आपकी किताबें भी हैं, बिल्कुल, आप राइटर भी हैं, तो आपने कई किताबें भी लिखी। कौन कौन सी किताबें लिखी हैं और ये सफ़र आपका कैसा रहा? ये भी दर्द से शुरू हुआ था ये सफ़र, और इसमें भी बहुत ढेर सारे पड़ाव आते गए। इसमें मोहब्बत का पड़ाव है, इसमें बुज़ुर्गों का जो दर्द है वो भी पड़ाव है, मोहब्बत के दर्द का भी पड़ाव है, प्रकृति के दर्द का पड़ाव है, इसमें जिन नन्ही बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जाता है उस दर्द का पड़ाव है, और इसी तरह से पॉजिटिव जो पड़ाव होते हैं वो भी पड़ाव है। ये भी पड़ाव के साथ है, और दर्द से ये सफ़र शुरू हुआ था, जिसने एक शब्द मेरे कविता तेरे नाम की पहली किताब का रूप दिया। फिर 2 कॉफ़ी टेबल बुक जो पूरी तरह से डिज़ाइन मैंने खुद की थी, 2 कॉफ़ी टेबल बुक्स हैं, और प्रभु ने चाहा तो एक शॉर्ट स्टोरी बुक अभी हमारी आने वाली है। बहुत जल्द आप लोगों से वो स्टोरी बुक भी रूबरू होगी। तो मतलब मैं तो बस काउंटिंग ही कर रही हूँ और क्या बचा है, क्योंकि राइटर हो गई आप, ब्लड डोनेट, आपने अंगदान भी करवाए हैं। बिल्कुल, मेरा ये मानना है, जब आपके परिवार में किसी का जन्मदिन पड़ता है, किसी की एनिवर्सरी पड़ती है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, रेस्टोरेंट में जा करके, अब की इस बार हमारा 2 स्टार होटल है तो पापा इस बार 3 स्टार 5 स्टार तक, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, आज आपके पास 800 है, कल आपके पास ये गाड़ी होगी, कल उसके बाद क्या, कहीं पे तो लिमिट होगी ना। तो मैंने कोशिश की है कि अपने परिवार के बच्चों में ये संस्कार डाले जाएं कि एक छोटी सी पहल है, इसको बहुत सिखाने की ज़रूरत नहीं है। यदि स्वयं हम इन पर चल पड़ेंगे तो हमारे आगे की पीढ़ी देख करके धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट करेगी और इसी पर राह पर चल देगी। मैं अपने घर के जन्मदिन जो बच्चों के होते हैं वो ऑर्फनेज में, अपनी जो एनिवर्सरी होती है वो प्लांटेशन के रूप में, जो हमारे हस्बैंड का बर्थडे होता है वो अपनी बर्थडे में ब्लड डोनेशन कैंप लगाती हूँ। इसी तरह से ये छोटे छोटे कामों को मैं किसी ओकेजन से जोड़ देती हूँ। तो जब ओकेजन के साथ आप जोड़ देते हैं तो वो काम करने में मज़ा आने लगता है, आप दिल को भी संतुष्टि मिल जाती है और समाज में भी। लोग मुझसे पता है क्या कहते हैं कि तुम इतना करती हो और इतना सारा सोशल उसमें दिखाती हो सोशल मीडिया पे।
आप एक बात बताइए, आज आपने ये बहुत प्यारा सा ड्रेस पहना है, अभी आप एक सेल्फी लेंगी और आप उसको फेसबुक पे डालेंगी कि सी माय न्यू ड्रेस या माय न्यू लुक, मेरा अभी ये हेयर स्टाइल। इससे 1000 टाइम बेटर है कि जो आप अपने जीवन में अच्छे काम कर रही हैं उसको यदि आप सोशल मीडिया पे डालती हैं, और अगर आपके इस जो लोग मुझसे कहते हैं दिखावा, चलिए मैं इसको दिखावा कहती हूँ, अपने सोशल वर्क को मैं दिखावे का नाम देती हूँ। इतना खूबसूरत दिखावा, अगर इतना खूबसूरत दिखावा जिससे कि पूरा समाज, पूरा देश, पूरी दुनिया प्रेरित हो रही है, तो 100% आप भी ये दिखावा कीजिए, आप भी करिए, सब कोई ये दिखावा कीजिए। जिस दिखावे से दो अच्छे काम हो रहे हों, एक तो सेवा हो रही है, जो ज़रूरतमंद तक आपकी सेवाएं जा रही हैं उसको संतुष्टि मिल रही है, प्लस हज़ारों लोग प्रेरित हो रहे हैं, तो क्यों ना करें हम ये दिखावा। 100% आप भी दिखावा कीजिए। दिखावा करना चाहिए, बिल्कुल। अगर इस तरीके का दिखावा है कि लोगों को फायदा पहुंच रहा है तो ये दिखावा सभी को करना चाहिए। अच्छा है। अगर बात करें, आपने जो क्रिमिनेशन वाला काम कोविड में स्टार्ट किया था, उसके पीछे कोई प्रेरणा थी या फिर लोगों का सिर्फ दर्द आपको वहां तक ले गया? लोगों का दर्द कहें या मेरा खुद का अपना पर्सनल दर्द कहें, एक ऐसी मित्र मैंने खोई जिसके साथ मैं पली बड़ी, जो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी, और उसने मैं क्या कहूँ, मैं जब भी इस टॉपिक पे आती हूँ तो थोड़ी सी भावुक हो जाती हूँ। एक चीज़ इसके साथ साथ ये बताना चाहती हूँ कि मेरे जीवन के जो भी पड़ाव हैं वो किसी ना किसी दर्द से ही शुरुआत हो करके ये आगे बढ़ी थी। ये भी एक दर्द था, हाईली डायबिटिक थी वो। अचानक मेरे पास रात में कॉल आया और उसको राम मनोहर लोहिया में मुझे एडमिट कराना पड़ा, और ज़्यादा नहीं 3 दिन के बाद ही उसकी सेवाओं के बाद में मैं अपने मित्र को खो चुकी थी, और उसके लिए मुझे उसको क्रेमेशन सेंटर, चूँकि उस समय का प्रोटोकॉल था कि जो लोग भी कोरोना से जिनकी डेथ हो रही थी उनको नियरेस्ट क्रेमेशन सेंटर ही ले जाना था, घर नहीं ले जा सकते थे, बाहर नहीं ले जा सकते थे। तो जब हमें उसको ले जाने के लिए क्रेमेशन सेंटर के लिए जब गाड़ियां नहीं मिल रही थी, छोटी छोटी दूरी के लिए बड़े बड़े अमाउंट लोग डिमांड कर रहे थे, तब वो एक दिमाग में एक वो दर्द क्लिक किया कि जब मुझे इस तरह का, चूँकि मेरा दिन भर का उठना बैठना अस्पतालों में था, इन सब चीज़ों को देखना, इनको एहसास करना, इन्हीं को जी रही थी मैं, तब मुझे ये लगा कि जब मुझे इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, ये बहुत बड़ी, उस समय की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दुनिया को लग रहा था कि सिर्फ ये ऑक्सीजन सिलेंडर, ये रेमडेसिविर इंजेक्शन और बेड की ही प्रॉब्लम है, ये एक शव वाहन की बहुत बड़ी उस समय की प्रॉब्लम थी, लेकिन ये संज्ञान में नहीं आ पा रही थी। तो मुझे क्लिक किया और वो पूरा दिन उसको मैं बहुत मंथन करती रही कि चीज़ें क्या हो सकती हैं, झकझोरा उसी इंसिडेंट ने। उसको फ़िलहाल किसी तरह से, अपनी दोस्त का तो मैंने क्रिमेशन उस दिन कर दिया कुछ इंतज़ाम करके, लेकिन सोने नहीं दिया मुझे। अब हर उस लड़की का, हर उस माँ का, हर उस पिता का, हर उस बेटे का क्रिमेशन एक डिग्निटी के साथ करना था, जो नहीं हो पा रहा था, जो पैसों में बंद के रह गया था। जो लोग आवश्यकता में अवसर जिन्होंने तलाश लिया था, उस पर एक ब्रेक लगाना था। तो बस एक छोटा सा आइडिया मुझे क्लिक किया, और मैंने बहुत ज़्यादा थे, लोग बहुत सारा अमाउंट मांग रहे थे, बहुत 4-4 किलोमीटर के लिए 14-15 हज़ार रुपये डिमांड कर रहे थे। तो वो एक छोटा सा आइडिया था। मैंने रात में अपने सोशल मीडिया पे मैंने एक मैसेज वायरल किया कि मुझे एक वैन चाहिए और ड्राइवर चाहिए, एंड यू डोंट बिलीव मी कि मुझे कुछ नहीं पता था कि इसके साथ क्या करना है। बस मैंने एक ड्राइवर और एक उसकी डिमांड रखी। मेरे पास लगातार सैकड़ों कॉल रात होते होते आए, लेकिन सब खारिज हो गई जब पता चल रहा था लोगों को कि कोरोना की डेड बॉडीज़ मुझे कैरी करनी है, या वो उस शव वाहन का जब ड्राइवर बनना है। तो सारे कॉल ऑलमोस्ट हमारे खारिज हो गए। फिर मैंने ये तय कर लिया था कि सवेरे हमारे पास जो प्रभु ने जो मुझे गाड़ी दे रखी है, मेरे पास मेरी पर्सनल कार, मैं उसको सेवाओं में लगा दूंगी, चला लेती हूँ मैं गाड़ी। उठाने, डेड बॉडी उठाने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। तो सोचा था मैंने कि सारी सेवाएं मैं नेक्स्ट डे से खुद दूंगी। लेकिन ठीक है, प्रभु की इतनी कृपा रही कि जो लोग ज़रूरतमंद थे, जिनका परिवार के लिए पैसे नहीं बचे थे, उन लोगों ने फिर अप्रोच किया। नेक्स्ट डे मुझे सवेरे 8 बजे गाड़ी मिल गई। 9 बजे मैंने उस गाड़ी को उठवा के अपने दरवाजे बुलवा लिया। अपने हाथ से ही एक कोशिश ऐसी भी लिखा, निःशुल्क सेवा भी लिखी, और सिर्फ अपना नंबर वायरल किया था, और एक प्ला कार्ड लेकर के मैं अस्पताल के बाहर खड़ी थी। और शाम होते होते लोगों ने समझ लिया कि बेसिकली मैं क्या चाह रही हूँ,
और मुझे लगता है कि सिर्फ कोरोना के समय पे ही 3,000 डेड बॉडीज़ को अलग अलग, चूँकि मैंने अस्पतालों में फिर एक के बाद दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं 5 गाड़ियाँ लगी थी अलग अलग अस्पतालों में। न सिर्फ नेशनल लेवल को हमारी वो गाड़ियाँ कवर कर रही थी, इंटरनेशनल जो लोग अप्रोच कर रहे थे, बीबीसी में हमारा उन्हीं दिनों में बीबीसी ने हमारा इंटरव्यू कवर किया, उसमें मेरा नंबर वायरल कर दिया गया था बीबीसी में। तो इंटरनेशनल जो वहाँ पे बच्चे बैठे थे जिनके पेरेंट्स यहाँ पे थे, उन्होंने भी फिर मुझे अप्रोच किया कि हमारे पेरेंट्स यहाँ पे एक्सपायर कर गए। तो न सिर्फ वो सेवा हमारी लखनऊ की रही, वो धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल की बन गई थी, जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विसेज और शव वाहन के रूप में चल रहे हैं। बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छी पहल कोविड में स्टार्ट करी और उससे पहले भी आप कई सारी चीज़ें कर चुकी हैं। तो हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने आज के इस एपिसोड में हमारे अनोखे सितारे थी वर्षा वर्मा, जिन्होंने कई ऐसे काम किए जिसको लेकर शायद गिनना तो कम पड़ जाएगा, लेकिन अगर बात करें तो उनके इन कामों से बहुत लोगों को सहायता मिली है। लोगों की आखिरी इच्छा होती है कि लोग उनके अंतिम समय में उनके साथ रहें, उनको अंतिम विदाई दें, लेकिन कोरोना काल में ऐसा हुआ कि लोग अपनों को छोड़ दिए और लोगों के शव यूं ही सड़कों पर पड़े रहे। तो उस दौरान वर्षा वर्मा आगे आई और उन्होंने लोगों का क्रिमिनेशन किया। आज हमारे साथ वर्षा वर्मा जी जुड़ी हुई थी अनोखे सितारे में। अगले एपिसोड में हम ऐसा ही एक अनोखा सितारा आपके पास लेकर आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।